कल समझ आ गया था वो जो पढ़ाया था? वो क्या पढ़ाया था कल? और कल और भी कुछ पढ़ाया था? ऑपेरोन पढ़ाया था, लैक ऑपेरोन। बताओ जेड वाई ए क्या था, कौन बताएगा? लैक ऑपेरोन कौन बताएगा? तुम बताओ। कौन होता है ऑपरेटर से ज्वाइन? नहीं, रिप्रेसर, हाँ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम कर रहा होता है? हाँ, और ठीक है, और एसिटाइल ग्रुप को। ठीक है, सबको समझ आ गया था ना कल कि क्या, कल क्या पढ़ाया था? ठीक है, आगे का देखे। सीरोटोनिन हार्मोन, ये तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा ना, ये तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सीरोटोनिन के बारे में, है ना? केमिकल कोऑर्डिनेशन में दिया है सीरोटोनिन के बारे में। अरे लास्ट चैप्टर में सीरोटोनिन के बारे में दिया है। हाँ, लेकिन वहाँ हार्मोन के उसमें भी दिया है सीरोटोनिन के बारे में। देखो, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर क्या होता है, कई बार कुछ मॉड्यूल्स वगैरह में भी दिया हुआ है। क्या? हाँ, ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स होता है। सेरोटोनिन, हाँ, वासोडाइलेशन के लिए होता है। ये दिया है एनसीईआरटी में भी दिया है, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने पढ़ा था, ये सेरोटोनिन के बारे में पढ़ रखा है मैंने। हाँ, कहीं तो मैंने पढ़ा है इसको, सेरोटोनिन के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, पर पढ़ा है मैंने इसको। तो यहाँ इसमें भी दिया है क्या कुछ इसके बारे में? ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? कल मंडे से शायद आप लोग की क्लास मेरी सुबह रहेगी। गुड मॉर्निंग वाली सुबह में नहीं। आप लोगों की क्लास कितनी? 10 बजे करवा लेते हैं ना? जल्दी तो ये लोग नहीं लगाना चाहते, इनकी नींद नहीं खुलती होगी शायद। भाई, तो क्योंकि 11th भी शायद सुबह शिफ्ट हो रहा है ना, इसलिए उतनी रहेगी जितनी अभी भी अभी है। तो वो उतनी रहेगी फिर। हो गया होगा ना सिलेबस आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट का तो? क्यों?
फिर आप लोग कैसे क्या काम चल रहा है आप लोगों का? किसके भरोसे? हाँ भाई, भगवान भरोसे मत रहो, खुद के भरोसे रह लो। फिर क्या हो रहा है देखो, दो चीजें हैं। मेथडोलॉजी की बात करें, EST ये होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये जो टैग होता है ओनली कोडिंग द पार्ट ऑफ DNA विच फॉर्म द RNA वाज सपोज्ड टू बी द सीक्वेंस। ये सिर्फ उस पार्ट पर वर्क कर रहा होता है जहां पर कोडिंग पार्ट पर, किस पर वर्क कर रहा होता है? कोडिंग पार्ट पर। और जो ये होता है सीक्वेंस एनोसिएशन या बाइंड अप्रोच, ये दोनों पार्ट पर वर्क कर रहा होता है। किस पर? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पर भी काम करता है और ये कोडिंग स्ट्रैंड पर भी काम करता है। कौन सा? EST किस पे काम करता है? केवल कोडिंग स्ट्रैंड पे। और जो ये होता है सीक्वेंस एनोटेशन या बाइंड अप्रोच, ये दोनों कोड पर काम कर रही होती है, कोडिंग स्ट्रैंड पे भी काम करती है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पर भी काम करती है। इतनी बात तो आती है समझ में। DNA की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। तो हमारे DNA की लंबाई को देखें, 2.2 मीटर का ये DNA है। मान लो ये कोई DNA है, 2.2 मीटर लॉन्ग है। कितना है? और इस पे क्या करा कि टू फ्रैगमेंट DNA we use restriction enzyme। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है, किसी को पता है? DNA को काटने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? DNA के फ्रेगमेंट बनाएगा टू फॉर्म rDNA। rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या बनाएगा? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटेगा बेसिकली और रिकॉम्बिनेंट DNA को फॉर्म करेगा। आगे देखे तो किस तरीके से फॉर्म करेगा? अच्छा, DNA के दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? लाइगेज। क्या पढ़ रहे हो ChatGPT से? हाँ, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या ChatGPT से, या बायोलॉजी पढ़ रहे हो? हाँ भाई, ChatGPT बहुत बकवास है। हाँ, जब तक खरीदो ना जब तक, ये बात तो है। गलत बताता है वो चीजें यार, सही चीजें थोड़ा ना बता रहा होगा आपको। भी कोई बायोलॉजी के आंसर ही डाल के देख लेना, गलत बताएगा वो। या तो आप है ना, आपका टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर को ऐसे जिस टिक लगा के ना ChatGPT पे डाल देना, तो वो वही आंसर बता रहा होगा जो टिक लगाए होंगे आपने। आंसर सही नहीं बताता ChatGPT। को समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? सेंगर मेथड। क्या हुआ देखो, ये 2.2 मीटर लॉन्ग DNA का एक सीक्वेंस था, ठीक। सबसे पहले कौन आया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या काम करा? DNA के दो छोर को काटने का काम किया। क्या काम करा? DNA के दो स्ट्रैंड को कट करने का काम किया। फिर उसके बाद में फॉर्म बना क्या? रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या बना? रिकॉम्बिनेंट DNA। ये रिकॉम्बिनेंट DNA किसके थ्रू बना? फ्रैगमेंट ऑफ DNA, जो कटे हुए DNA थे। और वेक्टर किसको यूज किया है? BAC और YAC। BAC मतलब बैक्टीरिया आर्टिफिशियल कैरेक्टर या रीड ईस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर। इनको यूज करके क्या बना रहे हैं आप? रिकॉम्बिनेंट DNA बना रहे हो। क्या बना रहे हो? रिकॉम्बिनेंट मतलब DNA की क्लोनिंग कर रहे हो, DNA की एक कॉपी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कॉपी। आगे आपने क्लोनिंग करा DNA की कॉपी, उसके बाद में एम्प्लीफिकेशन यानी कि और कॉपियां बनती चली जाएगी। क्या बनती चली जाएगी? कॉपी। इसको बोला जाता है सेंगर मेथड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ DNA।
क्या बोला जा रहा है? सेंगर मेथड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंस ही सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस में क्या कौन सा एंजाइम काम किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या काम करा? डीएनए पे कट लगाने का काम किया। डीएनए पे कट लगा, क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में किसने योगदान दिया अपना? डीएनए का फ्रेगमेंट थे जो कि कट लगे हुए थे। ये कट लगे हुए फ्रेगमेंट और वेक्टर, ये दोनों ने साथ मिलके क्या काम किया? डीएनए की क्लोनिंग बनाई। क्या बनाई? क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के बाद में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ, यानी और कॉपी बनती चली गई। क्या बनती चली गई? और डीएनए की कॉपीज बनती चली गई। इतनी बात आती है समझ में? आई समझ? चलो क्या अभी देखते हैं ना, एनसीईआरटी बताएगी वो फिर क्या करेंगे उसका। आगे आप पढ़ोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह। अच्छा आज यार वो नहीं है, पेन ड्राइव रखी है इधर, ले तो गया था पर पता नहीं कहाँ चली गई, वहां पे मिली ही नहीं मुझे। तो बुक ही दे दो किसी की, एक की। आप लोग तो बुक लाए होंगे, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं अपन। लैक ऑपेरॉन पढ़ लिया था ना अपन ने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स भी पढ़ लिए थे। हाँ अब ये पढ़ना है मेथडोलॉजी, जो मैंने लिखा है वही पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखो द मेथड्स इवॉल्व्ड टू मेजर अप्रोच। One approach focus on the identifying the all gene that are expressed as the RNA referred to the express sequence tag। ये मैंने बताया था express sequence tag के बारे में। ये देखो EST, ये express sequence tag क्या होते हैं? जो किस पर काम कर रहे होते हैं? क्या? कोडिंग पार्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। किस पर काम कर रहे होते हैं? कोडिंग पार्ट्स पे। The other took the bind approach to simply sequence of the whole set of genome that the containing the all coding and non-coding sequence। ये क्या है? बाइंड अप्रोच। ये बाइंड अप्रोच किस पे काम कर रही होती है? कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पर। किस पे काम कर रही होती है? कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एज द लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, अ टर्म रिफर्ड टू एज द सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, इसको क्या बोला है? ये कौन पे काम कर रही होती है? दोनों पे, ठीक है। EST किस पे काम कर रहा होता है? केवल कोडिंग स्ट्रैंड पर, ठीक है। रिफर टू RNA। For the sequence, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller size. Recall the DNA is the very long polymer and there are technique limitation in the sequence very long piece of the DNA and the clone in the suitable host using the specialized vector। ये vector कौन है? ये vector कौन है? BAC और YAC। इन BAC YAC के द्वारा आप क्या बना रहे हो? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए प्लस वेक्टर, इनके द्वारा क्लोनिंग कर रहे हो डीएनए की। किसकी? डीएनए की। आती है इतनी बात समझ में? आगे लिखा है द वेक्टर वर कॉल्ड द बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दो टाइप की चीजें मिलके और क्या मिलके? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बने कैसे थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, ठीक है। The fragment were sequenced using the automated DNA sequence that the work the principle of method Frederick Sanger। किसने डिस्कवरी करी थी? इस पर किस पर काम करा था? Frederick Sanger। Remember, Sanger is also credited for developing method for the determination of amino acid sequence in the protein। Sanger को अमीनो एसिड के सीक्वेंस में भी योगदान के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगता है वो भी उन्होंने बताया था। किसने? सेंगर ने। कहाँ पे? These sequences were then arranged based on the some overlapping region present in them. These require the generation of overlapping fragment for the sequence. Alignment of these sequence was the humanly not possible। इन सीक्वेंस का जो होता है ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। किस में हो रही है ये सीक्वेंस हो किस में रहा है? बेसिकली ये सीक्वेंस की जो बात चल रही है किसके लिए बात चल रही है? यहां बोला these sequence were then arranged based on some overlapping region present in them. This requirement generation of overlapping fragment of sequencing, alignment of these sequence was humanly not possible। ह्यूमन के द्वारा इस सीक्वेंस को अलाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस के द्वारा इसको सीक्वेंस को बनाना पॉसिबल नहीं है। आगे बोल रहा है ये जो ओवरलैपिंग होती है सेगमेंट की, किसकी? सीक्वेंस की ओवरलैपिंग होती है जो डीएनए होता है वैसी, उसकी बात चल रही है। Therefore, specialized computer-based programs were developed. These sequences were subsequent annotated
and were assigned to each chromosome. The sequence of chromosome 1 was the completed in the May 2006. This was the last of 24 chromosome 22. इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। और क्या होता है कि पहले तो आपने ये चीजें बता दी, क्या बता दी कि इस तरीके से ये क्या आ गया, हाँ इस तरीके से क्या हो गया कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया, एम्प्लीफिकेशन के द्वारा क्या बनाई आपने, डीएनए की कॉपीज बनाई, ठीक है। ये कॉपीज बनाना और जो फ्रेगमेंट का जो होता है, उन्होंने बोला कि ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, ये ओवरलैपिंग ह्यूमंस के द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर बेस्ड डाटा तैयार किया इसके आधार पर, जिसपे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, क्या बोले, कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स क्या क्या थे मैं बोल के बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा अपना। ये पॉइंट्स से पहले ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं ह्यूमन जीनोम में, कितने बेस होते हैं, 3164.7 मिलियन। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, क्या होते हैं, मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। क्या होता है, ह्यूमन जीनोम में 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। किसने बताया है ये, कौन बता रहा है ये, सेंगर ने, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि ये जीन जो होते हैं अरेंज होते हैं, कितने बेस पेयर में अरेंज होते हैं, जीन अरेंज होते हैं 3000 बेस पेयर। कितने बेस पेयर, 3000 बेसिस में अरेंज होते, क्या ये ह्यूमन जीनोम में पाए जाते हैं। एक ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जा रहे हैं, इतने। ये होते 3000 बेसिस में अरेंज। अरेंज कैसे होते, 3000 बेसिस में। अब बात करें लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट होता है डिस्ट्रोफिन। कौन होता है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, 2.4 मिलियन बेस किसमें पाए जा रहे हैं, डिस्ट्रोफिन में। स्मॉलेस्ट कौन होता है, बाइजिन नहीं है, बाइजिन अभी बाद में आएगा। वो बेस नहीं होते बेटा, वाई में कम, सबसे वाई में सबसे कम बेस नहीं होते वो। तो लार्जेस्ट जो होते हैं वो किस में होते हैं, डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेस। कितने बेस, 2.4 मिलियन। और स्मॉलेस्ट होते हैं टीडीएफ या टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर में। किसमें, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर में होते हैं, जिसमें 14 बेस पाए जाते हैं। कितने बेस पाए जाते हैं, 14 बेसिस पाए जाते हैं। आगे बात करें तो जीन की, हाँ टीडीएफ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो जीन होता है उसमें कितना होता है, 30,000 प्रीवियस एस्टिमेशन। जीन कितने होते हैं, 30,000। कितने जीन पाए जाते हैं, 30,000। और प्रीवियस एस्टिमेशन पुराने तथ्यों के हिसाब से 80,000 से 1,40,000। कितने, 80,000 से 1,40,000। 99.9% जो जीन होते हैं वो सेम होते हैं हर सभी में। हाँ 2003 में, वो भी मैं बता रहा हूं मेरे को अभी। हाँ ये आ रही है इतनी बात समझ, 99.9% जीन जो होते हैं सेम होते हैं सभी में, ठीक है। आगे देखे तो लेस देन 2% जीनोम
किसको कोड कर रहे होते हैं? कोड फॉर प्रोटीन। लेस देन 2% जीनोम जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं। अब जो क्रोमोसोम 1 होता है, क्रोमोसोम 1 इसके पास में होते 2968 जीन। कितने जीन होते हैं इसके पास? 2968 जीन। और इनका जो सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था, ये जो क्रोमोसोम 1 स्टार्ट से जितने इनका सीक्वेंस बनाना शुरू किया, कितने किसमें जीन होते हैं, ये सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था 2006 में। कब कंप्लीट हुआ? 2006 में। आई बात इतनी समझ में? आगे देखे तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। कौन होता है स्मॉलेस्ट? वाई क्रोमोसोम, जिसके पास में 231 क्या होते हैं? 231 क्या होते हैं? ये जीन होते हैं। ठीक है, बेस पेयर मत कर देना। 231 जीन होते हैं, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये नीट एनसीईआरटी ने बोला है, लेकिन ये आज की तारीख की बात करें, वर्तमान के डाटा के हिसाब से बात करें तो ये एग्जैक्ट नहीं है 231। मैं हम लोग जो पढ़ते हैं वो 231 नहीं है, ना हमारे कॉलेज वगैरह में जो पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एचजीपी नहीं पढ़ा, लेकिन जीन के बारे में तो पढ़ा है ना। वाई क्रोमोसोम 231 तो नहीं था, ज्यादा था इससे। तो वही तो बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है 231 नहीं था, लेकिन आप गूगल पे भी सर्च कर लो या कहीं भी कुछ भी देख लो तो ये 231 नहीं, एग्जैक्ट 231 नहीं होते। जो एग्जैक्ट होते 231 नहीं होते। इसीलिए तो यार ध्यान देने के लिए तो तुम लोगों की 2 क्लास अब सुबह ही करवा दी, मैं शाम को जो आऊंगा ही नहीं अभी। क्या अब क्या होगा कि सुबह मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से 12:30-1 पे मैं फ्री होके कॉलेज, दिन भर कॉलेज रहूंगा फिर मैं। हाँ, सुबह वाली क्लास में क्या होता है, हम लोगों के यहाँ योगा वोगा चलता है वो वैसे भी नहीं जाता मैं ठीक है, हम लोग को पढ़ना रहता है ना, मतलब योगा। हमारे स्वस्थ व्रत करके एक लेक्चर है, मतलब वो है सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत सेकंड ईयर में, जिसमें योगा, प्राणायाम, पंचकर्म, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अरे फिजियोथेरेपी अलग होता है भाई, वो उसके बाद कंपेयर करो। तो ये एक बार देख लो, इसको जो लाइनें आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो वही सब लिखी है कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। ठीक है, जीनोम में अरेंज होते हैं जीन कितने? 30,000 बेसिस में अरेंज होते हैं। हाँ सॉरी, हाँ 3,000, मैं 30,000 बोल गया, 3,000 ही है। 3,000 बेसिस में अरेंज होते हैं। लार्जेस्ट होता है डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेस। लार्जेस्ट कौन होता है? डिस्ट्रोफिन होता है 2.4 मिलियन बेस। उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन होता है? टीडीएफ टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, जिसमें कितने बेस पाए जाते हैं? 14 बेस पाए जाते हैं। जीन जो होता है उसमें 30,000 किसी भी ह्यूमन में कितने जीन होते हैं? 30,000 के आसपास। प्रीवियस एस्टिमेशन पुराने आधारों के हिसाब से 80,000 से 1,40,000 जीन पाए जाते थे। 99.9% जीन जो होते हैं सेम होते हैं ऑल इंडिविजुअल में, जितने भी इंडिविजुअल है सब में क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन के लिए 2% से भी कम जीनोम जो होते हैं वो कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखें क्रोमोसोम 1 में कितने जीन होते हैं? 2,968 जीन। कितने जीन होते हैं? 2,968। सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ ये? 2006 में। कब कंप्लीट हुआ? 2006 में। स्मॉलेस्ट कौन होता है? वाई क्रोमोसोम। स्मॉलेस्ट कौन होता है? वाई क्रोमोसोम, जिसमें कितने जीन पाए जाते हैं? 231 जीन। कितने जीन पाए जाते हैं? 231 जीन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये मैं बताता हूं अभी क्या होता है, एक बार यहां तक एक बार पढ़ लो। एग्जैक्ट थोड़ा ना लिखा होगा, लिखा है ऐसा एग्जैक्ट, पर एग्जैक्ट नहीं होते करेंगे सर्च कितने होते हैं करेंगे सर्च। 231 नहीं होते, मैंने पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूँ, मान जाओ बस। चलो एक बार पढ़ लो एनसीईआरटी से, ये आप ही लोग देख लो एक बार, सब लोग पढ़ लो इसको।
चलो मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. This was the last of the 24 chromosome is equal to 222 autosome and XY. यही समझना है क्या? 2B. हाँ, अच्छा इस तरफ. Another challenging task was the assignment to the genetic and physical map on the genome. This was generated using the information on the polymorphism of the restriction endonuclease recognizing site and some of the repetitive DNA sequence known as the microsatellite. ये समझना है? पॉइंट कौन सा समझना है? अच्छा इसी में ही 9th पॉइंट, ठीक है 1 मिनट, वही तो बता रहा था मैं, वही तो मैंने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मैं बताऊंगा अभी, यही तो रोक के रखा था। यहाँ से मैंने बोला ये सब पढ़ लो, उसके बाद ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अभी लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लो आप लोग सभी ये पॉइंट। 7th पॉइंट, repetitive sequence are stretches of the DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100,000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on the chromosome structure, dynamic and evolution. ये क्या होता है कि आपने जैसे दो लोगों की बात की, ये इसी के बारे में बोला है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये बताता हूँ मैं, इसी के साथ आपको ये समझ आएगा ये पॉइंट। देखो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, दो लोग मान लो, प्रिंस है और ये है अपना क्या नाम है, अरुण, ठीक है, प्रिंस और अरुण दो लोग हैं, इनके सीक्वेंस है ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। फिर यहां पर ये अरुण का सीक्वेंस है, ठीक है, ये अरुण का सीक्वेंस है ABCDE और ये है अपने प्रिंस का सीक्वेंस एग्जैक्ट XY 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 XY। अब इसमें क्या हुआ कि एक यहां पर एक X और आ गया, क्या आ गया, एक X और आ गया, क्या आ गया, एक X और, जैसे आप जो डिसऑर्डर्स में पढ़ते हो वैसा। या फिर क्या हुआ कि अरुण के सीक्वेंस में A डबल बार आ गया, फिर दूसरी बार C डबल बार आ गया, फिर उसके बाद में E डबल बार आ गया। क्या बोल दिया, या तो A डबल बार आ गया, C डबल बार आ गया, E डबल बार आ गया। एक से ज्यादा जीन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे, क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या हो रहे, बार बार आ रहे। यहां पर केवल एक क्रोमोसोम था जो एक ही बार दोबारा आया, उसके बाद नहीं आया, ठीक है। तो इसको क्या बोला, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो एक ही न्यूक्लियोटाइड वो डबल बार आ गया, ठीक। और जैसे अरुण के केस की बात करी तो उसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बार बार आ रहे, रिपीटेड हो रहे, ठीक है। तो ये रिपीटेड वाली बात वो थी, आई बात समझ में, दोनों पॉइंट समझ आया। तो इसी को बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और ये क्या बोला, रिपीटेड वाली सीक्वेंस, ठीक। अपनी बलि दे दी अरुण और प्रिंस ने समझने के लिए। चलो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है अपने को, क्या पढ़ लो, ये तो क्या पढ़वाना है इसमें, 9 पॉइंट में समझा देता हूँ, बोल देता हूँ। Scientists have identified about the 1.4 million location where the single base DNA difference, ठीक है, single nucleotide polymorphism, pronounced the SNPs, occur in human. This information promise to the revolutionists the process of finding chromosome location for the disease associated sequence and the tracing human history। वही तो मैंने बात बताई थी कि आपने दो लोगों की बात करी थी कि आपको क्या डिसीज हो रही है, ये रिकॉग्नाइज करना था उनको। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उन्होंने यही बोला कि जो डिसीज्ड है, जैसे अरुण के केस में एक ही न्यूक्लियोटाइड दो बार आ गया, उसको बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड। पहले तो उन्होंने डिस्कवरी करी है कितने न्यूक्लियोटाइड है, क्या आप कितने बताए उन्होंने, कितने, ये लास्ट में जो पॉइंट में लिखा है कितने न्यूक्लियोटाइड बताए उन्होंने, 1.4 मिलियन लोकेशन ऑफ द जीन, जीन की लोकेशन बोली है, कितनी लोकेशन है, 1 इन्होंने पहले लोकेशन सर्च करी, उस लोकेशन पे कितने क्रोमोसोम्स, हाँ कितने बेस या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मानो अपन तो बेस छोड़ो अभी, कितने क्रोमोसोम रिपीटेड सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। और उससे कौन सी डिसीज पता चल रही है,
ये पता करने के लिए उन्होंने क्या बताया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंप्यूटर बेस्ड डाटा था उसमें क्या होता है, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है, ठीक, अब वो डाउन सिंड्रोम उस जमाने में आप लोग को डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये थोड़ा ना बच्चा पैदा हुआ है वो इस तरीके से खुले मुंह वाला है, ये थोड़ा ना पता होगा कि डाउन सिंड्रोम है इसको, ठीक है। इस टाइप की कोई चीज आई होगी तो उसके जीन पर डिस्कवरी की होगी, उसके जीन पर डिस्कवरी करने के बाद पता चला होगा 21st ट्राइसोमी हुई है इसको, ठीक है। तो ये पता करने के लिए तो उन्होंने एक कंप्यूटर पे डाटा था जिसमें सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने डाल दिया कि कितनी भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उन सब के बारे में पता चलाया। आई बात समझ में? तो इसीलिए उसी लाइन को बोला गया है, जैसे लास्ट में जो बोल रहे दिस इंफॉर्मेशन promise to revolutionize to the processing of finding chromosomal location। किसको पता करना था, क्रोमोसोम की लोकेशन को, किसको, क्रोमोसोम की लोकेशन को, फॉर द डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस ऑफ ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, है ना, किसी भी डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस, जैसे आपने क्रोमोसोम की लोकेशन पता है आपको, कौन सा क्रोमोसोम कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है, जैसे 21st ट्राइसोमी हुई, अगर आपको लोकेशन नहीं पता होती तो आप कैसे पता करते कि 21st ट्राइसोमी हुई है ना। तो वो सीक्वेंस को पता करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन से सीक्वेंस पे ये कॉपी हुई है, ठीक। जैसे मैंने बताया था अरुण के केस में एक से ज्यादा कॉपीज हो रही थी, है ना, तो उसको पॉली वो बोला था 7 पॉइंट वाला रिपीटेड सीक्वेंस बोल दिया था कि बार बार रिपीटेड सीक्वेंस आ रहा है, तो ये जीन के लोकेशन के आधार पर आप पता कर रहे हो। आई बात समझ अरुण? ये एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंज पढ़ लो आप लोग एक बार 2 मिनट में, फिर अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं। इसमें कोई लाइन अगर समझ नहीं आ रही हो तो जब तक मैं लिख देता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, वो किताब महंगी है तो वो कहाँ से अरेंज करोगे आप? किताबें महंगी तो अरेंज कहाँ से करोगे, मतलब अच्छी वाली महंगी आती है ना, कुछ किताब 10 पिछले साल फर्स्ट ईयर के हम लोगों की 10,000 के ऊपर के आसपास किताबें आई थी, तो ली थी। हाँ तभी तो पढ़ा रहा हूँ, पैसे आ जाए। ग्रेस जैसे ग्रेस एनाटॉमी खरीदी तो ये सब बहुत महंगी आती है, तो ग्रेस एनाटॉमी खरीद ली। पिछले साल हम लोगों ने वो खरीदी थी बीडीसी, बीडीसी जानते हो, बीडीसी बीडी चौरसिया, ठीक है, जिसको बोला जाता है, हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी की बुक है बीडी चौरसिया, जिसके 4 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 चारों वॉल्यूम खरीदने के 4,500 का आता है, 4,500 या 5,000 के आसपास ये वॉल्यूम आते हैं, तो खरीदे थे। हमारी जो चरक संहिता होती है आयुर्वेद की, वो चरक संहिता ही लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास आती है, तो वो भी खरीदी थी, तो खरीद लिए। खरीदना ही पड़ता है, तो कहाँ से खरीदो, क्या होता है, पैसे से खरीदेंगे? नहीं कुछ नहीं, इंदौर में मिलती है। हम लोग जैसे कुछ लोग दोस्त वगैरह इंदौर रहते हैं ना, तो इंदौर से मंगा लेते हैं, इंदौर में सस्ती मिलती है किताबें, तो वहाँ से मंगा लेते हैं। नहीं ऑनलाइन नहीं मिलती, इंदौर में सराफा बाजार है, वो वहाँ के उसके राजवाड़ा के उधर, तो उस बाजार में वहाँ पे बुक्स मार्केट है पूरा, तो वो पूरा बुक्स मार्केट में शानदार बुक्स, आपको कोई सी भी बुक चाहिए अच्छी सस्ते मिलती है। हाँ इंदौर में एक चीज़ और है, वो क्या बोलते हैं, नहीं पेपर्स भी मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती है, और दूसरी एक है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए भी, जैसे दिल्ली में चोर बाजार होता है ना, वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए भी एक दुकान है, तो उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इंदौर में वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बहुत सस्ते मिलते हैं, बढ़िया, वहाँ से खरीद लो जो भी खरीदना है, काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अरे वो विक्टोरिया मार्केट बकवास है कुछ नहीं मिलता वहाँ, अच्छा सस्ता तो कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब ग्वालियर नए नए आए थे ना, तब हम लोग गए थे विक्टोरिया मार्केट की बुक खरीदेंगे, बड़े शौक से गए थे, पर हमारे मेडिकल की कोई भी बुक नहीं मिली वहाँ। भाई वो बकवास बुक है, कॉपी वगैरह मिल जाती, कॉपीज वगैरह मिल जाती है वहाँ पे। मैं 2 साल में, मुझे क्या घूमने फिरने का शौक है,
पूरा ग्वालियर एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं अब तक। आप मुझे कहाँ पर क्या होगा सब पूछ लो, और खाने का कहाँ अच्छा मिलता है ये भी पूछ सकते हो, सब बता दूंगा मैं। मैंने आधे से ज़्यादा तो यहाँ की रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में खाना खा चुका हूँ। क्या वाटरफॉल? वो उधर उसके आगे क्या बोलते हैं अपना, जहाँ पे 500 रुपये में वो, 500 नहीं, 500 से भी कम में शायद 300 या 200 रुपये में अरे नहाने वहाने का वाटर 500 में क्या होता है, नहाने का लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या क्या कर सकते हैं यार। हाँ झरने वगैरह भी यहाँ के सारे देख चुका हूँ मैं। क्या और क्या क्या और क्या क्या दिखवा रहा है तुझे, बता। फोर्ट तो बहुत बार घूम चुका हूँ। सन टेम्पल भी होया है। सन सिटी भी हो लिया। और कुछ, और कुछ आगे नाम मत लेना आप, बस चुप हो जाओ। मांडरे की माता पे मैं उधर ही, मेरा कॉलेज है। अरे अभी तक याद है तुम लोगों को? मुझे लगा भूल गए होंगे यार। देखा फिर आप लोगों ने, वीडियो देखी थी? क्या क्या? अरे तो कौन सी वीडियो, मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ? हाँ भाई न्यूज़ वाली, पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं से ही पढ़ लिया, पर फिर भी समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ जैसे कि श्लोक हमारे कुछ श्लोक हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। आज तक नहीं पता चला कि क्यों पढ़ रहे हैं हम आयु कामाय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश विधेय परमाधरा। आज तक नहीं पता चला ये पढ़ा क्यों है मैंने। ठीक है, और भी बोलूं क्या? अकाल पलिते व्यारप तो धीमान स्वेदी च रोष रहा, है ना। अकाल पलिते व्यारप तो धीमान स्वेदी च रोष रहा, स्वप्नेशु ज्योतिषाम दर्शना ज्योतिषाम दर्शनः वात प्रकृति क्यों को न रहा। अब वात प्रकृति वाले को सपने में ज्योति क्यों दिखाई देती है, मुझे क्या पता क्यों दिखाई देती है मतलब ज्योति मतलब आग, आग, ज्योति मतलब आग। मतलब ऐसा होता है आयुर्वेद में 3 चीजें होती है, वात पित्त और कफ। तो जो 3 प्रकृति होती है आपकी। ठीक, अभी प्रकृति परीक्षण आप लोगों का भी हुआ होगा, हम लोगों ने किया था, सब लोगों का जगह जगह जा जाके प्रकृति परीक्षण किया था। प्रकृति परीक्षण मीन्स आपको आपकी प्रकृति पता होना चाहिए कि आप वात प्रकृति के हो, पित्त प्रकृति के हो, या फिर कफ प्रकृति के हो। किसी की प्रकृति होती है वात पित्त मिक्स, किसी की होती पित्त कफ मिक्स, या किसी की होती तीनों मिक्स। ये प्रकृति है आपकी। प्रकृति मतलब नेचर है आपका। नेचर मीन्स कि आपके अंदर कोई सी भी बीमारी हो रही है तो इन प्रकृति के हिसाब से ही होती है। जैसे आयुर्वेद में, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ होता क्या है, वात पित्त और कफ, ये तीनों चीजें बेसिकली होती है एक बीमारी की, रोग। आपको जो रोग हो जाते हैं उनको बोला जाता है वात पित्त कफ। तो वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा है कि किस तरीके का भोजन करना चाहिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि जिसकी प्रकृति वात है उसको किस तरीके का भोजन गर्मियों में खाना चाहिए, किस तरीके का भोजन उसको बरसात के समय खाना चाहिए, किस तरीके का भोजन उसको ठंड के समय खाना चाहिए। पित्त प्रकृति का जो नर होता है उसको किस तरीके का भोजन करना चाहिए, ये सब बताया होता है। इन प्रकृतियों का सोने उठने का टाइम टेबल भी अलग होता है कि आपकी प्रकृति ये है तो आपको इस टाइम पे सो के इस टाइम पे उठ जाना चाहिए। सभी के लिए जैसे बोला ब्रह्म मुहूर्त उठना बढ़िया होता है, बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 3 से बजे के बाद में जो शुरू हुआ है ना, हाँ 3 बजे के बाद से जो टाइम शुरू हुआ है उसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन किसी के लिए वो मुहूर्त भी ठीक नहीं होता,
किसी प्रकृति वाले के लिए। तो वात पित्त प्रकृति ये बताती है कि आपको किस मुहूर्त में जागना चाहिए, किस मुहूर्त में सोना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके का रहन सहन रखना चाहिए, सारी A to Z। आयुर्वेद में बोला जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और बीमार व्यक्ति को ठीक करना। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो व्यक्ति ठीक नहीं है उसको भी, उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करना। और जबकि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ रोगी व्यक्ति को ठीक करती है, जबकि आयुर्वेद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको भी और स्वस्थ बनाने का काम करता है। तो ये वो प्रकृति निकालनी होती है कि किस तरीके से। आप एक दिन मेरे साथ बैठना, मैं बता दूंगा किस कौन सी प्रकृति में आते हो। हाँ देख के नहीं, जैसे उसमें ऐसा पूछा जाता है कि आप तेज चलते किस तरीके से हो, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। जैसे नहीं, आपका चलने का तरीका, आपकी आंखों का कलर, आपके नाखून का कलर, फिर उसके बाद, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ, नाखून कलर, आंखों का कलर, बॉडी का कलर, बालों का रंग, है ना। फिर उसके बाद में आपके नेचर के बारे में पूछा जाता है, आप खाना किस टाइम खा रहे हो, है ना, आपको आप बीमार ज्यादा कौन से मौसम में पड़ रहे हो, ये भी इससे भी प्रकृति पता चलती है कि आप कौन से मौसम में ज्यादा बीमार पड़ते हो। जैसे ठंड में अगर व्यक्ति ज्यादा बीमार हो रहा है तो उसकी कफ प्रकृति होती है। जैसे जो व्यक्ति ठंड में ज्यादा बीमार होता है उसकी प्रकृति होती है कफ। जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसकी पित्त प्रकृति होती है, ठीक है। जिस मैं हंसता मैं भी ज्यादा हूँ तो उसकी वात प्रकृति होती है। जिसको हंसी भी ज्यादा आती है और गुस्सा भी ज्यादा आता है तो उसकी वात और पित्त मिक्स प्रकृति होती है। तो जैसे कोई क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, जरा सा कुछ कह दिया उसको भयंकर गुस्सा हो जाता है ना। तो ये भी एक प्रकृति का नेचर है कि आप किस तरीके का अपना नेचर रख रहे हो। तो अगर आपने वैसा नेचर रखा हुआ है तो आपका इलाज भी उस तरीके से किया जाता है, ठीक है। वरना मॉडर्न मेडिसिन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन भी लाइक कि आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसमें आपको हर चीज से मतलब है, हर एक चीज से। आप सुबह उठते कब हो, आप सुबह जो भी चीजें करते हो, पर्सनल हाइजीन वगैरह की चीजें, वो सारी कैसे करते हो, क्यों करते हो, हर चीज पूछी जाती है आयुर्वेद में। तो तभी आपका जो परफेक्ट इलाज होता है। और आयुर्वेद की मेडिसिन जो होती है, जैसे बोला जाता है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, आज की तारीख में धीमे काम नहीं करता आयुर्वेद। आज की तारीख में आयुर्वेद बहुत फास्टली काम करता है। आप एक बार आइए, आपको कभी कुछ बीमार हो, बुखार आया, तबीयत भगवान करे ना हो, लेकिन अगर बुखार आया, कुछ हुआ, तो एक बार मेरे कहने पे आयुर्वेद की मेडिसिन को अपना के देखना, ठीक है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो, एजिथ्रोमाइसिन खाते हो, इनसे क्या होता है, आप खा तो रहे हो लेकिन आपकी किडनी पर, आपके लीवर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको नहीं पता। आप बार बार आप बुखार आ रहा है, हर साल 4 बार तो बीमार होता ही है हर आदमी, 3 बार 4 बार तो, ठीक है, 3 से 4 बार तो बीमार होता ही है। तो वो 3 से 4 बार आप साल में कितनी दवाइयाँ खा रहे हो जो मॉडर्न वाली, वो किडनी और इन पे क्या इफेक्ट कर रही है आपको भी नहीं मालूम, और आगे जाके फिर आपको नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए इसकी जगह लवंग आदिवटी खाओ, ठीक है, स्वासनी आंवले है ये खाओ। तो इनको खाने से क्या होता है, 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाते हो और आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, क्योंकि स्वासनी आंवले जो होता है आंवला का बना होता है, ठीक है, पूरा आंवला मटेरियल होता है उसमें। तो सर्दी खांसी क्या नहीं इग्नोर करते, आचार्यों ने तो नहीं कहा नॉनवेज खाने में, आचार्यों ने नॉनवेज खाने के लिए नहीं कहा, यूज नहीं होता नॉनवेज वगैरह का, नहीं करते ना। तो आचार्यों ने नॉनवेज खाने के बारे में बोला है, आचार्य जो आयुर्वेद के आचार्य उन्होंने शाकाहार मांसाहार को बताया है, लेकिन मांसाहार को प्रोविडेंट नहीं बताया है, एक बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, शाकाहार को बढ़ा चढ़ा कर बताया है, ठीक है। उन्होंने मांसाहार को कम यूज करने को कहा है, उल्टा शाकाहारी लोगों को शाकाहारी चीजों को खाने का ज्यादा कहा है, क्योंकि नेचर की वजह से। क्योंकि होता है, आपने कभी पोल्ट्री फार्म वगैरह जाना, वहां पर किस तरीके की हालत होती है उनकी, हाँ, मुर्गियों की हालत देखो, उनकी हालत, मुर्गों की हालत, अरे वो बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए होते हैं। जैसे ही उनको पकड़ने के लिए जाता है वो इतना भयंकर डरते हैं वो सब के सब। ऐसा सोचो, एक पिंजरे के अंदर 15 से 20 लोगों को आपको डाल दिया और आप लोगों को नहीं पता अगला नंबर किसका है, ठीक है। कितना भयंकर आपके अंदर वो मनोस्थिति होगी कि आपको नहीं पता अगला नंबर किसका है। आप खाते हो उसकी, ये नहीं कि छोड़ मत देना, खाते हो तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो रहा है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एलेक्स जेफरी ने। किसने करी थी, एलेक्स जेफरी ने करी थी 1984 में। हाँ, एलेक्स जेफरी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट जीन सीक्वेंस
but also show different repetition number of the sequence of sequence. क्या बोला कि एलेक्स जेफरी ने क्या बोला, सबके पास में अलग अलग जीन का सीक्वेंस होता है ना, इंडिविजुअल हैव द डिफरेंट जीन सीक्वेंस एंड बट आल्सो शो द डिफरेंट इन रेपिटेशन नंबर, रेपिटेशन नंबर भी डिफरेंट होता है, ठीक है, और जीन सीक्वेंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. दो टाइप के डीएनए की बात करी, एक होता है बल्क डीएनए और एक होता है सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए वो है जो रिपीटेशन ऑफ डीएनए, किसी डीएनए का रिपीटेशन हो रहा है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, सैटेलाइट. जो नॉर्मल डीएनए वो बल्क डीएनए, जैसे यहाँ पर देखो ये डीएनए क्रोमोसोम ऊपर यहाँ पर एक रिपीटेशन हुआ उसको सैटेलाइट डीएनए बोल दिया गया, ठीक है. ये है टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप के डीएनए, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए. आगे देखे तो इन्होंने क्या काम करा, क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट डीएनए. क्या देखा इन्होंने, बेस कंपोजिशन देखा. बेस कंपोजिशन मतलब एडेनिन ग्वानिन के साथ है नहीं है ना, साइटोसिन यूरेसिल साइटोसिन थाइमिन किसके साथ होता है, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन के साथ है नहीं है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ है कि नहीं है. ये चीज उन्होंने देखी कि सीक्वेंस बिल्कुल बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है. जो जीन का सीक्वेंस था उसमें जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है वो भी इन्होंने देखा सैटेलाइट डीएनए के अंदर. कौन से डीएनए में, सैटेलाइट डीएनए में. अगला उन्होंने VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट VNTR. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा कि 0.1 to 20 kb हाउ मेनी रिपीटेड इन डीएनए, ठीक है, इन्होंने इतनी स्पीड में कितने डीएनए रिपीट हो रहे हैं ये देखा. इसको क्या बोला, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट. वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट मतलब बेटा पीछे बताओ तुम दोनों में से कोई, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट क्या होता है, मैंने अभी बताया तो वही इसलिए तो मैंने पूछा. बताओ तुम क्या बताया मैंने, VNT कितनी बार रिपीट हो रहा है सैटेलाइट डीएनए में, कौन से डीएनए में, सैटेलाइट डीएनए में. अगला उन्होंने बोला माइक्रो सैटेलाइट या शॉर्ट टेंडम रिपीट, जो कि 1 से 6 बेस पेयर थे, कितने, 1 से 6 बेस पेयर, उसको क्या बोला, माइक्रो सैटेलाइट या शॉर्ट टेंडम रिपीट. जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये क्या है, कोई ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्या है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, बेसिकली एक कोई डीएनए है, जैसे ये कॉपी है, ठीक, इस कॉपी को दूसरी कॉपी के साथ में रख दिया तो वो बिल्कुल ऐसे कैसा कॉपी कर देता है, क्या कर देता है, कॉपी कर देता है. ये जेल आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई डीएनए को रखा तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाता है उसकी, क्या बनाता है, एग्जैक्ट कॉपी. कौन सा एंजाइम तोड़ रहा होता है डीएनए के दो फ्रेगमेंट को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तोड़ा, उसको तोड़ के आपने कहाँ रखा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने क्या काम करा, रिपीटेड कॉपी बनाई, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी. जैसे दो लोगों की कॉपी ली, वापस ले लेते हैं अरुण और इन दोनों को ही, ठीक है, ये है अरुण और ये है प्रिंस, इन दोनों की कॉपी आपको निकालना. सही तो लिखा है, प्रिंस मेरे भाई का भी नाम है, सही लिखूंगा मैं चिंता मत करो. तो इनकी जब कॉपी देखी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एग्जैक्ट सेम टू सेम थी. कैसे दिख रही, इन्होंने क्या किया कि एक सबसे पहले प्रिंस की कॉपी ली, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा, किस में रखा, जेल इलेक्ट्रो. प्रिंस की कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट थी, ठीक, वैसे की वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने बना दी. वैसे ही अरुण का हुआ कि वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा, उनकी कॉपी भी बिल्कुल एग्जैक्ट निकल गई, ठीक. कौन से एंजाइम के थ्रू हुआ था ये काम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा. पहले कट लगे, कट लगने के बाद में आपने इसमें डाला, इसमें डालने के बाद में एग्जैक्ट कॉपी बनी. ये कॉपी बना क्यों जा रही है, बेसिकली आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर क्यों रहे हो, चेक करने के लिए कि वो जो सीक्वेंस अपन ने कलेक्ट किया है वो मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कई बार क्या होता है कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जानने के लिए, ठीक है, कि आपने क्या होता है जैसे CID देखते होंगे ना आप लोग, पहले देखा होगा बहुत बार, तो CID में बताते हैं जैसे वो हाँ क्या अच्छा डब वर्जन मत देखो आप उसके. हाँ तो क्या हो रहा है कि डॉक्टर साड़ूके आया है ना, साड़ूके ने बोला कि ये जो है इसने क्या किया कि ऐसा का ऐसा बिल्कुल आदमी कोई तो होगा. रिकॉर्ड्स चेक किए जाते थे कि कौन इसने पहले मतलब
रिकॉर्ड चेक किए जाते थे ना कि ये पहले इसका कोई रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा। तो वो रिकॉर्ड होता क्या था, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई एक वो मिला कहीं से, एक व्यक्ति की बॉडी मिली, वो व्यक्ति की बॉडी पूरी जल गई, पहचान नहीं पा रहे कि है किसकी बॉडी, आदमी है कौन। तो तब क्या किया जाता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती थी। अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था तो पता चल जाता था कि यह आदमी पहले रहा है इसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में, ठीक है, और मिल जाता था। कोई व्यक्ति है जिसका रेप हो गया, कोई महिला का रेप केस में क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो इस वहां पर मतलब अगर रेप हुआ है तो स्पर्म काउंट गिरा होगा, तो स्पर्म वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्ट करने के बाद में उनको जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा जाता है, उसके थ्रू जीन की कॉपी निकाली जाती है, उस कॉपी के थ्रू पता लगता है कि इसी ने रेप किया है या नहीं किया, ठीक है, हाँ उसकी भी दे देते हैं, हाँ दोनों की, ताकि पता चल जाता है, उसकी भी कॉपी ले ली और इसकी भी कॉपी ले ली, दोनों की कॉपी लेने के बाद पता चल जाता है कि किसने ये काम किया है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि आप क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी होती है, कोई भी क्रिमिनल हो उसको पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। आई बात समझिए, ये क्या हो रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली क्यों किया जा रहा है, अरुण जैसे लोगों के लिए। चलो चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेते हैं। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, 99.9% of the base sequence among the human is same. Assuming the human genome 3 into 10 to the power 9 base pair is how many sequence of would be there for difference? इन्होंने बोला 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर पाए जाते हैं, कितने डिफरेंस बेस पेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है, कितने इनमें से डिफरेंट बेस पेयर पाए जा रहे हैं, ये हैप्लॉइड्स नंबर था, ठीक है। तो बोला इट इज दीज डिफरेंट इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच मेक द एवरी इंडिविजुअल यूनिक टू देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस। If one aim to find our genetic difference between two individual or among individual of the population, किसी population में जो phenotypic appearance होता है वो सबका अलग होता है, जीनोटिपिक अपीयरेंस सेम हो सकता है पर फिनोटिपिक अपीयरेंस मैक्सिममली अलग ही होता है। The sequence of DNA every time would be daunting the expensive task, बहुत ही महंगी प्रक्रिया है ये, ठीक है। उसके बाद बोले इमेजिन ट्राइंग द कंपेयर टू साइड ऑफ द 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विकली वे टू द कंपेयर ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए तो उनको कंपेयर करना इतना आसान नहीं होता, ठीक। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू दो कॉपी बनाई उसकी, उस कॉपी के बाद में फिर वापस दूसरे व्यक्ति को लाना पड़ेगा, उस व्यक्ति को मैच करवाना पड़ेगा, ठीक, तो उसकी भी कॉपी बनानी पड़ेगी और ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, इतनी सस्ती नहीं है कि किसी की भी उठा के कर दी। इसलिए जेल मतलब ये सब करने के वजह से सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो है अनुमति ली जाती है कि हाँ आप करो इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता करने के लिए। हाँ नहीं, उसी टाइम पर पूछा जाता है, बताया जाता है, अनुमति मतलब एक साइन करवा दिए जाते हैं कि हाँ हो रही है ऐसा वैसा सब कुछ। अब उसके बाद भी नहीं निकलता तो फिर उस क्या ही कर सकते, फिर तो हो गया, लग गया सरकार का पैसा। तो DNA fingerprinting involves the identified difference in the some specific region in the DNA sequence can be repetitive DNA because in the sequence of a small stretch of DNA repeated in many by, एक small stretch of DNA होता है वो भी क्या होता है बार बार रिपीट होता जाता है। These repetitive DNA are separate from the bulk genome DNA are different peak of the during density gradient centrifugation. The bulk DNA form a major peak and other small peak of the referred as satellite DNA. ये बताया था सैटेलाइट डीएनए के बारे में कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है कि एक मेजर रिपीट आ रहा है तो उसको क्या बोल दिया, सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेशन ऑफ द डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, हाँ वही रिपीटेशन रेप्लिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन AT रिच और GC रिच की बेस कंपोजिशन देखा जाता है। ये भी बोला था मैंने कि एडेनिन थाइमिन ज्यादा है या फिर साइटोसिन गुआनिन ज्यादा है, ठीक है, इनका रिच देखी जाती है कि कौन ज्यादा है दोनों में से या फिर बराबर मात्रा में है। लेंथ ऑफ सेगमेंट देखी जाती है, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स देखी जाती है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इन मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट, और माइक्रो और मिनी। These sequence normally do not code for any protein but they are the large portion of human genome. ये जो सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे होते, प्रोटीन को कोड कितने % करता है, 2% से भी कम। These sequence show high degree of polymorphism and form the basis of the DNA fingerprinting. Polymorphism क्या होता है ये भी बताया था पिछली थोड़ी देर पहले, क्या होता है,
रिपीटेशन ऑफ सिंगल यूनिट। VNTR बोला था ना आपने? क्या VNTR बोला था ना? VNTR? उसने बोला था। वो तो अलग था, VNTR अलग था। VNTR के बारे में अलग बताया था। क्या बताया था VNTR के बारे में? हाँ, VNTR बताया था मैंने। VNTR के लिए रिपीटिशन तो बोले थे, वैसे भी तो आपने वही तो पूछा था। हाँ, रिपीटेशन। VNTR की बात नहीं कर सकता, मैंने पेज पलटा था, दिखाया था। हाँ ये रहा। VNTR जो होता है मिनी सैटेलाइट होता है VNTR, जो कि हाउ मेनी रिपीटेड इन डीएनए, कितने डीएनए रिपीट हो रहे हैं। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल यूनिट ऑफ डीएनए, एक सिंगल यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, उसको बोला सैटेलाइट डीएनए में सैटेलाइट डीएनए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसको बोला जाता है VNTR, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं कितने नंबर में, उसको बोला जाता है VNTR। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सिंगल यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है। हाँ, सिंगल यूनिट, हाँ, जो डीएनए के किसी सीक्वेंस की एक सिंगल यूनिट जो होती है वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बोला पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR मतलब सैटेलाइट डीएनए कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोला VNTR, यानी मिनी सैटेलाइट, इसी को बोला जा रहा है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। फर्दर द पॉलीमॉर्फिज्म इज द इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पेरेंटिंग पैटर्निटी टेस्टिंग इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स। A polymorphism in DNA sequence is the basis of the genetic mapping of the human genome as well as of the DNA fingerprinting. Polymorphism DNA sequence is the basis of the genetic mapping. Genetic mapping मतलब जीन मैप आप लोगों ने पढ़ा था उस समय वहाँ पे। Genetic mapping मतलब पूरा का पूरा जो कौन सा कहाँ पर कितने दूरी पे प्रेजेंट है सब कुछ जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आपको पता चलता है, उसी के थ्रू आप किसी कल्प्रिट को पहचान पाते हो। It is the essential that we understand what the DNA polymorphism means in the simple term polymorphism variation of the genetic level arise due to the mutation. Recall the different kind of mutation and their effect that you already studied chapter 5 precedes the section in the chapter. New mutation may arise from the individual either in the somatic cell or in the germ cell. न्यू म्यूटेशन किस में पाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल में, सोमेटिक सेल या फिर जर्म सेल में। द सेल दैट जनरेट गैमेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल अबाइल हैव द ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट टू द म्यूटेशन। कोई भी जर्म सेल है या फिर कौन सी सेल बोली थी, सोमेटिक सेल, इनमें आप लोग को म्यूटेशन देखा जाता है। म्यूटेशन क्यों आता है, बेसिकली जब आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़े थे तब उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या नहीं होता, कौन सी स्टेट में क्रॉसिंग ओवर होता है। अच्छा, वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन क्यों आता है, पहली बात तो वेरिएशन आई रिकॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, डीएनए के दो फ्रेगमेंट अलग नहीं हुए, ठीक, मतलब जो दो फ्रेगमेंट थे बीच में से कट के अलग हो जाता है, कौन सी स्टेट में होता है, नहीं, प्रोफेज के क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, मैं क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा हूँ, पैक्टिन में। तो क्रॉसिंग ओवर जो हुआ, अगर वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ठीक, तो एज इट इज वही मिलता है। क्रॉसिंग ओवर होता है तभी तो वेरिएशन आता है। फिर उसके बाद में आपने वहां पर पढ़ा था कि जो एनाफेज होती है उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस होती है, नहीं, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, हाँ, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो डीएनए की वो होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो अलग होती है, सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन अगर अलग नहीं होती तो पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये सब जो है म्यूटेशन के रीजन होते हैं कि इन्हीं की वजह से म्यूटेशन आ रहा होता है ना। आगे देखें, टू हैव ऑफस्प्रिंग द ट्रांसमिट इन द म्यूटेशन, किसी भी इंडिविजुअल में अगर म्यूटेशन आया है ना, कोई भी इंडिविजुअल है जैसे म्यूटेशन आया है तो वो किस में ट्रांसफर होगा, उनके ऑफस्प्रिंग में, है ना। आगे जाने वाली पीढ़ियों में भी वो बढ़ता चला जाता है। The other member of population through the sexual reproduction, again recall the define the alleles from the chapter 5. Sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism. If the more than one variant at a locus occur in the human population with the frequency greater than 0.01, in the simple term inheritable mutant, कोई किसी की फ्रीक्वेंसी है जो 0.01 पर है तो उसको क्या बोला जा रहा है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन is observed in the population at high frequency, the referred as DNA polymorphism.
कोई भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जिसकी, उसको क्या बोला जाता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द नॉन कोडिंग डीएनए। ये कहां पर मिल रहा है? नॉन कोडिंग डीएनए एंड सीक्वेंस। द हायर एज द म्यूटेशन इज सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस may not have any immediate template or RNA का, these mutation keep on the accumulating generation after the generation. The form one basis of variability polymorphism. This variety is the different type of polymorphism. बताता हूँ क्या बोल रही है कि कोई पेरेंट्स है, म्यूटेशन आया उनमें, वही म्यूटेशन आप ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा कि कई बार कोई कल्प्रिट होता है वो भाग गया, पता ही नहीं है कहाँ है, ठीक है। अब उसका पता करने के लिए आपने किसके जीन के बारे में पता किया? उसके पेरेंट्स के जीन के बारे में पता किया, क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म बोला जा रहा है वो अगर पेरेंट्स में है तो वो किस में होगा? जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी होगा। आती इतनी बात समझ में? तो इसलिए किसके पेरेंट्स की जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी जाती है, तो उनके थ्रू किसका पता चल जाता है? कल्प्रिट का पता चल जाता है कि कौन है। हाँ, म्यूटेशन जर्म सेल में होना चाहिए। और आप लोगों ने पढ़ा होगा अलील के बारे में, ठीक है। अलील खुद को एक्सप्रेस, चैप्टर 5 ऊपर यहाँ पर लिखा भी, अलील्स जो होते वही म्यूटेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते बेसिकली। जो जिस जीन में एक जीन मतलब एक क्रोमोसोम उसका कोई अलील है ना, वो अलील बनता ही क्यों है? क्योंकि उसकी एक म्यूटेंट कॉपी होती है, वो उसी को अलील बोला जाता है। तो वो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मतलब म्यूटेशन आ रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है अपने आप को एक्सप्रेस का मतलब म्यूटेशन नहीं है, सिर्फ वो अलील कॉपी बनी है, लेकिन वो है वैसा का वैसे ही, अभी पड़ा हुआ है, वो अभी म्यूटेशन फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो बस वही चीज है। और कुछ पूछना? तो अभी देखो इसमें 3-4 चीजें बोली। आइसोलेटेड डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका क्या होता है? डीएनए का डाइजेशन किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में ट्रांसफरिंग ऑफ द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन। ये याद रख लेना है क्या बोला है? ट्रांसफरिंग, ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन। ट्रांसफर किया जाता है वो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट किसके द्वारा? सिंथेटिक मेम्ब्रेन के द्वारा। सच को कौन सी होती है? वो नाइट्रोसेलुलोज होती है या नाइलोन होती है। हाइब्रिडाइजिंग यूजिंग द लेबल्ड VNTR लोब। ये VNTR लोब क्या है? प्रोब। VNTR प्रोब क्या है बताया था मैंने अभी? मिनी सैटेलाइट है। आगे बोला डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय द ऑटो रेडियोग्राफ, अ सोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन द शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो एक डीएनए फ्रेगमेंट दिया हुआ है ऊपर पूरा डायग्राम में, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 के बारे में दिया है, ठीक है। डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल बी दिया हुआ है, ठीक। ए बी को जब आपने देखा तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर दिए हुए और कलर के साथ मैच करके देखो, ये है पैटर्नल और ये क्या है? मैटर्नल। तो इनमें पैटर्नल और मैटर्नल को देखो, क्रोमोसोम नंबर 7 में कितने डब्बे दिख रहे हैं और इस तरफ क्रोमोसोम नंबर 7 में कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट, कभी आज तक ये डायग्राम पूछा नहीं है नीट में और पूछेंगे भी नहीं। डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन, जब क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है उसको आप कहाँ पर प्रेजेंट करके देख रहे हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक। तो वहां पर आपने जैसे जो क्राइम सीन पे जो डीएनए का सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को मैच करके देखा आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसकी एक कॉपी बना के, ठीक है। The VNTR begins a class satellite DNA referred as mini satellite. A small DNA sequence is arranged randomly in the many copy number. The copy number varies from the chromosome to chromosome is an individual. The number of repeat show the very high degree of polymerization. जब polymerization की डिग्री बहुत हाई है तब मैंने क्या बताया था अभी? जब डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होती है तब पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। जब किसी भी डीएनए के सीक्वेंस की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होती है तो पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक को अपनाया जाता है। आगे बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन द साइज ऑफ 0.1 से 20 kb। VNTR का जो साइज होता है वो किसके साथ वेरी करता है? 0.1 से 20 kb के साथ। कॉन्सेप्ट आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन VNTR प्रोब इज ऑटो रेडियोग्राम। VNTR क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राम होता है जो कि गिव्स द मैनी बॉन्ड ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज में बहुत सारे बॉन्ड बना रहा होता है ये। These bands, sorry bond नहीं bands, these bands give a characteristics pattern from individual DNA। ये बैंड क्या देते हैं? किसी भी डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न बताते हैं कि किस टाइप के कैरेक्टर वो डीएनए शो कर रहा होता है। इंडिविजुअल पॉपुलेशन एक्सेप्ट द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक मतलब ट्विंस।
ये इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, जैसे ट्विंस होते हैं उनके डीएनए सीक्वेंस शायद हो सकता है सेम, ठीक है। The sensitivity of the technique has been increased by the use of polymerase chain reaction, PCR का यूज किया जाता है यहाँ पर, किसका यूज किया जाता है, polymerase chain reaction. You will study about it the chapter 11, यानी कि आप यहाँ PCR जो पढ़ोगे किसमें पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी में. The consequent DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. कोई भी एक सिंगल सेल होता है वही DNA fingerprinting के एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए बराबर होता है, मतलब काफी होता है. In the addition of application in the forensic science, it has the much wider application such as the determining population and the genetic diversity. Currently many different probe are used to genetic generation DNA fingerprinting. इसमें बहुत सारे जो है प्रोब यूज किए जा रहे हैं, VNTR को ही नहीं, केवल VNTR के अलावा भी बहुत सारे प्रोब्स को यूज किया जा रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए. किसके लिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए. खत्म, अब कल अपन पढ़ेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी. कल इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा, कल ही दे दूंगा, आज ही बनाता हूँ जाके. तो बाकी लोगों को भी तो चाहिए, तुम्हें भेज दिए, भिजवा दिए, नहीं मिले तो अपन